हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह आपकी जो 10 बजे वाली क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं यहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों एक साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। ओके, तो स्टार्ट करिए, फिर आंसर रिप्लाई करना। तो आज का जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन माहेश्वर सूत्र है। आई जस्ट होप कि अब माहेश्वर सूत्र आपने याद कर लिया होगा, जो लोग नॉन संस्कृत बैकग्राउंड से थे। ए औंच है, वरट, लड़ या फिर ये सभी। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। टोटल कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं? 14 पूछा गया था सुपर टेट में। भानु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है क्या? भानो, भानोह, भानुभ्य, भानवोह। सप्तमी एक वचन रूप। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। भानव जो है वो सप्तमी एक वचन है, भानुओ इसका द्विवचन बनता है, सप्तमी का द्विवचन बनता है। भानुभ्य तो पता ही है आपको, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन में जाता है। और आपका ये जो है वो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में आता है। अगला देखेंगे, हरि शब्द का तृतीय एक वचन रूप है कौन सा? हरिम, हरिये, हरिणा, हरीम। तो इकारांत स्त्री पुल्लिंग शब्द में जाएगा ये। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हरिणा, बिल्कुल सही। मधु शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या बनेगा? मधुने, मधुभ्य, मधुनः, मधुभी। चतुर्थी एक वचन रूप। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुने। फलेभ्य शब्द में विभक्ति और वचन है कौन सी? तो मेरे ख्याल से फलेभ्य, ये जिसमें भ्य लगा होता है वो सब में एक जैसा रहता है, तो ये याद हो गया होगा अब तक। चतुर्थी बहुवचन है, पंचमी बहुवचन है, दोनों है, या पंचमी एक वचन है? बिल्कुल सही उत्तर, ये आपका चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में ये चलता है, जिसमें लास्ट में भ्य लगा होता है। ठीक है, एभ्य है एक्चुअली, नॉट भ्य, एक ही मात्रा भी होती है। अस्मत् शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप है क्या? आवयोः, अस्मत्, मई, अस्मान। उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर है, आवयोः जो है ये सप्तमी द्विवचन में बनेगा। साकेत स्वर्गात अन्यून अस्ति। यहाँ पे स्वर्गात शब्द में कौन सा कारक है, यानी कि विभक्ति कौन सी है ये समझ जाइएगा तो कारक बन जाएगा। करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। बालक का भी रूप याद होगा तो उसका रूप के हिसाब से भी आप देख के हिंट कर, मतलब मैंने हिंट कर दिया है, आप देख लीजिए। चलिए देखेंगे, अपादान कारक हो जाता है यहाँ पे स्वर्गात में। अगला प्रश्न, मैना को संस्कृत में क्या कहते हैं? सारिका, काकः, चातकः या मरालः। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, सारिका, मैना। विसर्ग संधि का उदाहरण है इनमें से कौन? रामश्चलति, प्रेजते, वाघहरि, वागीशः। विसर्ग संधि का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। रामः रहता है तो विसर्ग लगा होता है, जो कि इसका लोप हो जाता है। भू धातु में तव्यत प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? भवनीय, भवितव्य, बहुला, बहुज्ञ। तव्यत में क्या बचता है? तव्य जो है लास्ट में शेष बचता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आएगा बी, भवितव्य, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आते हैं हिंदी वाले पोर्शन में। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह भूख से बेचैन है, लड़का पेड़ से गिरा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। सब में से ही लगा है, कारक चिन्ह सब में से लगा है, पर अपादान कारक कौन सा है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अपादान का जो कारक चिन्ह है वो तो है से, लेकिन अलग होने के अर्थ में होना चाहिए। तो जैसे लड़का पेड़ से गिरा, तो ये पेड़ है, लड़का इससे गिर गया, नीचे आ गया, तो ये लड़का पेड़ से अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है।
निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष? तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, कारक चिन्ह आ रहा है का, तो का के की क्या होता है? संबंध कारक का जो है चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, संबंध तत्पुरुष। उमेश शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या यण संधि? चलिए देखेंगे उत्तर जो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुण संधि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? जो नहीं होगा वही बताना है। राम गया लेकिन सीता आ गई, सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, मुझे जयपुर जाना था इसलिए सुबह उठना पड़ा। तो यहाँ पे जो है आपका साधारण वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, तो ये जो है संयुक्त वाक्य नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ये आपको खुद पढ़ना है ऑप्शंस, वर्तनी वाला प्रश्न है। तो आज इंग्लिश में सिर्फ 5 प्रश्न हैं, लेकिन वो 5 प्रश्न आपकी इंग्लिश को चेक करने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि कोई हिंट नहीं है आज के क्वेश्चंस में। चलिए देखेंगे, पहले हिंदी हो जाए हमारी। एक बार वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होता है। तो यहाँ पे अनुगृहीत ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। नशक्त, आशक्त, अशक्त, नाशक्त। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशक्त हो जाएगा। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जनता तंत्र, जनतंत्र, मानव तंत्र, राजतंत्र। सही उत्तर जाता है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र करेक्ट आंसर हो जाता है। छंद की हर पंक्ति को चरण या ब्लैंक कहा जाता है। मतलब छंद की जो हर लाइन होती है उसको या तो चरण कहते हैं या तो और क्या कहते हैं? पाद, गति, यति, गण। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, पाद, चरण या पाद कहा जाता है। एक आंख से रोवे, एक आंख से हंसे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अंधा किंतु विवेकशील होना, मूर्ख किंतु धनी होना, पागल होना या दिखावटी रोना। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, दिखावटी रोना। ठीक है, दिखावा करना उसको इसके लिए ये लोकोक्ति यूज होती है। बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए। वंध्या, बंध, बांध, कोई नहीं। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वंध्या जो है ये इसका तत्सम शब्द हो जाता है। आएंगे इंग्लिश पे। तो देखिए इंग्लिश में पहले आप समझ लीजिए आपको क्या करना है। यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपके पास 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इन चारों वर्ड्स में कोई 2 शब्द ऐसे होंगे, कोई 2 वर्ड ऐसे होंगे जिनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, यानी कि जिनका आपस में कोई कनेक्शन होगा। अब वो कनेक्शन 2 तरह से हो सकता है, या तो वो एक दूसरे के एंटोनीम हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीतार्थक हो सकते हैं, उन दोनों के अर्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, या फिर उन दोनों का अर्थ लगभग सिमिलर हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, यानी सिनोनिम भी हो सकते हैं। पता नहीं है मुझे कि क्या होंगे, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो जितने भी शब्दों के जब आप अर्थ, यानी कि दोनों 2 शब्दों में कोई कनेक्शन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे 5-5 हैं, ठीक है, कि कौन से 2 कनेक्शन वर्ड्स में आपस में कोई कनेक्शन है। अब ये चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, डिस्प्रूव, डिस्कार्ड, सब्सटेंशिएट, अबैंडन। विवादित प्रश्न है, पहले एक थोड़ा सा हिंट कर रही हूँ, विवादित प्रश्न है, आप देखिए कितना बनता है। चलिए हिंदी बताते हैं इसकी। तो आपका जो पहला वर्ड है उसकी हिंदी होती है किसी चीज़ को असत्य सिद्ध कर देना, गलत साबित कर देना, झूठ साबित कर देना। डिस्कार्ड का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। नेक्स्ट जो वर्ड है उसका अर्थ हो गया आपका सही साबित करना किसी चीज़ को, और अगला है आपका अगेन त्यागना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और
सी जो है आपस में अपोजिट है और बी और डी जो है वो आपस में एक समान है। तो यहाँ पे ए और सी और बी और डी दोनों में से अगर आपने कोई गेस किया था तो दोनों ही सही होंगे। पहले ही बताया था विवादित प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। एनर्जी मिनिमाइज एनलार्ज बस्ट। एनर्जी मतलब होती है ऊर्जा, शक्ति जिसे हम कहते हैं। मिनिमाइज मतलब किसी चीज़ को कम करना। एनलार्ज मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। और बस्ट मतलब होता है फटना। कोई कनेक्शन? तो मिनिमाइज और एनलार्ज में कनेक्शन है। ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे बी एंड सी वाला जो ऑप्शन रहेगा यानी ई वाला, ये सही आपका ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अथराइज्ड, अबेट, सबसाइड, कंडेंसिंग सॉरी। चलिए हेल्प। अथराइज मतलब अधिकृत करना किसी को, अबेट कम करना, सबसाइड कम करना, कंडेंसिंग मतलब गाढ़ा करना किसी चीज़ को। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका बी एंड सी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। दोनों आपस में समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ ही होता है कम करना। नेक्स्ट। ऑस्पिशियस, मॉर्टल, जेनरस, बेनेवोलेंट। वो कैब स्ट्रॉन्ग करिए मतलब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ग्रामर बहुत अच्छी है, सारे रूल्स आपको पता है, लेकिन सामने जो शब्द है अगर उसकी हिंदी नहीं पता है तो आप कैसे समझेंगे कि बोल क्या रहा है, किस बारे में बात हो रही है ना। वो कैब भी स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं। शुभ इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ होता है घातक। जेनरस मतलब दयालु और बेनेवोलेंट मतलब भी दयालु। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जाहिर सी बात है दयालु, दयालु यानी कि सी एंड डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैर्स, सैक्रिलिजियस, नॉस्टैल्जिक, कॉपियस। अर्थ चलिए बताते हैं। कम इसका अर्थ हो जाएगा कम, कोई चीज़ कम रहे। इसका मतलब हो जाएगा आपका कोई पवित्र वस्तु दूषक जिसे हम कह सकते हैं। नॉस्टैल्जिक का अर्थ हो जाता है बीते वक्त की याद दिलाने वाला और इसका अर्थ हो जाएगा कोई भी चीज़ अधिक होना। तो जाहिर सी बात है कम और अधिक दोनों आपस में विलोम शब्द हो जाते हैं। ए एंड डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। सो वेरिएशंस ला रही हूँ धीरे धीरे और जितना पॉसिबल हो पा रहा है उतना हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उतने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बाकी रक्षाबंधन के बाद थ्योरी आपकी चलनी है प्रीपोजिशन की और आई थिंक डिटरमाइनर की भी चलानी पड़ेगी क्योंकि एक दिन उसका भी प्रैक्टिस सेट दिया था। तो खैर चलिए आज की क्लास इतनी ही। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।